हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर है 4, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो आज आप कुछ नया सीखने वाले। वैसे हर एक टॉपिक पे मैं नया ही बताता हूँ, परंतु जो शब्द है इलेक्ट्रोड विभव, ये बार बार आपको परेशान करेगा, तो यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है क्या? चलो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं आज क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंग्लिश में आ रही है हमें। आई डोंट नो वाई। जरा हिंदी में कर लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सर बोल ही नहीं रहे हैं, सर अभी बोल रहे हैं, तो अब आवाज आने लगी होगी। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। और आपने इसे 11th में भी पढ़ा है। अभी वापस से जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में ही, तब आप वापस से इसे एक बार और परिचित होंगे। तो अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रोड विभव आपको काम आने वाला है, तो क्यों ना इसका स्टार्ट जो है, बेसिक स्टार्ट जो है वो यहीं से कर दें, है ना? तो सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग इज ओके? यदि हाँ तो यस सर लिख देंगे आप लोग। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। इलेक्ट्रोड विभव जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हम डी और एफ ब्लॉक पर भी बात करेंगे। बहुत बड़े अक्षर बना रहे हैं हम। ओहो, गर्मी बहुत है। पेड़ काटेंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी। लोग आग अलग लगाए पड़े हैं हमारे इधर। इलेक्ट्रोड विभव, अब क्या कर सकते हैं, सभी को नहीं बोल सकते ना। इलेक्ट्रोड विभव, हेडिंग लगा लीजिएगा आप, इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, समझते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्या होते हैं और परिभाषा है क्या है, क्या है डेफिनेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो। किसी परिभाषा लिख रहे हैं हम, मम्मी क्या लिख रहे हैं? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण व ओह, गा तो लिखे ही नहीं सर। त्यागने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति का माप इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रोड, जो लोग आ गए हैं वो जरा अटेंडेंस लगा दे। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये बड़ी सिंपल परिभाषा है, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा पे आप येलो कलर से कुछ ऐसे कर देंगे, मैं इसे सेलेक्ट करके ऊपर भेज देता हूं। तो एक सिंपल और स्वीट सी परिभाषा सर ने आपके सामने लिखे है। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इसे। ओहो, ज्यादा ही तिरछा कर दिए। बढ़िया, ये एक सिंपल सी परिभाषा है, कैसे इसे लिखा जा सकता है। ये हो गई सामान्य परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा जो आपको समझ में आए, डेली जीवन में यूज हो सकती है, वैसी वाली परिभाषा लिखते हैं कि क्या होगी। तो दूसरी वाली परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखोगे आप लोग, यहां से दूसरे शब्दों में। अच्छा, ये इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को आगे चैप्टर 2 में भी ये काम आ जाए, है ना। दूसरे शब्दों में, क्या है दूसरे शब्दों में? दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, जब किसी धातु को उसके
विलियन में, ठीक है, उसके विलियन में रखने पर, मैं चित्र भी बना के समझाऊंगा बेटा, है ना, अभी तो आपसे समझो। इलेक्ट्रोड, सॉरी, रखने पर, मेरे को यहां पर इलेक्ट्रॉन ही लिखना था, गलती से हमने इलेक्ट्रॉन यहां पर रखने की जगह पे आप लिख सकते हो डुबोनो पर, ठीक है, डुबोना वर्ड इज करेक्ट। डुबोनो पर या रखने पर। ये बाकी लोग क्यों नहीं आए यार, आज क्या दिक्कत हो गई? रखने पर, रखने पर धातु एवं विलयन में मौजूद परमाणु द्वारा हाँ, जब किसी धातु को उसके लवणीय या फिर जलीय विलयन में रखने पर इलेक्ट्रॉन, कॉमा, धातु एवं विलयन में मौजूद परमाणु द्वारा लेन देन करते हैं, है ना, करते हैं, इसे ही, चलो मैंने बहुत सिंपल पर, इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब जब ये आदान प्रदान कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहां पर एक विलयन लेते हैं, ओह इसे हटा देते हैं, हम एक पात्र लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस पात्र में हम एक विलयन रखते हैं, ठीक है, और इस विलयन में जो रखा है वो रखा है ZnSO4। ये एक एग्जाम्पल तुम लोगों को समझना है कि एक विलयन है जिसका नाम है ZnSO4। क्या नाम है बच्चा? ZnSO4। हल्का सा अपन इसे ऐसे सिल्वर धातु जैसे कर देते हैं, ये ZnSO4 है, और यहां पर हम एक धातु की छड़ को डुबो देते हैं। क्या करते हैं? धातु की छड़ को डुबो देते हैं। यहां पर होगा कि धातु की छड़ जो है ये जिंक होगी। ये क्या होगी बच्चा? ये होगी जिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी धातु के उसके लवणीय विलयन में यदि हम उसे रख दे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ध्यान से यदि देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यहां Zn होगा, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम। अभी नॉर्मली जो सिचुएशन होगी उसे समझते हैं कि Zn क्या करेगा बेटा। Zn जो है वो यहां से इस धातु की छड़ से, अच्छा यहां पर लिखना भी होगा हमें कि कौन क्या है, हमें लिखना भी होगा बच्चे कि कौन है क्या। एक्चुअली थिक पेन है, इसे येलो कर देते हैं, तो साइड वाले पेन को व्हाइट कर देते हैं। तो ये जो Zn है ये सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड मतलब धातु है। और ये जो है
आगे Zn एक्वा बना लेगा, क्या कर लेगा, Zn AQ बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, अब इसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। अब तुम लोगों को पता है ये यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, यहां पर आप हम +2 आयन लगाना भूल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। तो ये जब हम इसे दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे, जब हम इसे दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला विलयन में जो भी पदार्थ मौजूद हो वो ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर ऑक्सीकरण विभव को, ऑक्सीकरण विभव को मानक, ऑक्सीकरण विभव जैसा कोई शब्द नहीं है, तो आईयूपीएसी ने ये बोला, चलो अभी थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा हूं, आईयूपीएसी ने बोला कि ऑक्सीकरण विभव को हम मानक अपचयन विभव नहीं मानेंगे। और जेडन जब ऐसा करता है, जेडन जब ऐसा करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 0.76 का जो है आवेश उत्पन्न होता है प्लस में। कैसा होता है बेटा, प्लस में उत्पन्न होता है। परंतु ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को आईयूपीएसी ने अपचयन विभव नहीं माना। किसे माना, जब Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, Zn क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। जस्ट लाइक दिस कि यहां पर Zn हो, Zn+2 आयन हो और वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और बने Zn सॉलिड। ये वाला जो विभव है अपचयन विभव, ये वाला जो विभव है अपचयन विभव, इसे ही आईयूपीएसी ने मान्यता दी है। चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन Zn की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, त्यागता है, और त्यागने पर जो ऊर्जा निकलेगी वो निकलेगी काय में, पॉजिटिव में। तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। परंतु आईयूपीएसी के अनुसार ऑक्सीकरण विभव को हम मान्यता नहीं देते। आईयूपीएसी ने बोला कि आप अपचयन विभव को ही मान्यता दोगे, और अपचयन विभव का, अपचयन का मतलब ही ये होता है कि कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है अपचयन। और उस समय जो विभव उत्पन्न होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, धातु, यहां पर जो धातु मौजूद है अपनी और यहां पर जो विलयन है, इसके अंदर मौजूद विभव, विभांतर, विभव का अंतर ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोड विभव। देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा परंतु समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो Zn है, ये जो Zn है, ये नॉर्मली इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ऑक्सीकरण विभव होगा। परंतु आईयूपीएसी ने क्या बोला कि ऑक्सीकरण विभव को हम मान्यता नहीं देंगे, हम किसे देंगे, अपचयन विभव को। तो अपचयन ऑक्सीकरण में ये पॉजिटिव में है, जब अपचयन विभव लिखेंगे तो यही सेम चीज कायम हो जाएगी, यही सेम चीज जो है बेटा नेगेटिव में हो जाएगी। और यही, अब Zn कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है। कैसे ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो मेरा काम सिर्फ तुम्हें यहां पर समझाना था कि जब किसी धातु को उसके विलयन में डुबाया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है। इसी प्रवृत्ति की माप को, इसी प्रवृत्ति की माप को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और डी और एफ ब्लॉक में यह देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव की जो माप है ये सभी तत्वों की अलग अलग है। भाई साहब कौन क्या कर रहा है वो ना करे, ठीक है, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, मैं नहीं चाहता कि लाइट चली जाए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रोड विभव एक्चुअली होता क्या है, परिभाषा होती क्या। यहां से ये धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, यहां से मतलब ये जो धातु है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और यहां पर जो विलयन है उस पर ZnSO4 की जो है वो सांद्रता बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, ये ZnSO4 जो है वो और ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। सिंपल, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डी और एफ ब्लॉक में ये काम कैसे करता है। तो आप ये कह सकते हो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, यदि किसी को समझना हो ऑक्सीकरण विभव, तो ऑक्सीकरण विभव में जो हमारा तत्व है, चलो सब कुछ ठीक है। वैसे ये मैं तुम्हें चैप्टर 2 में भी पढ़ाऊंगा परंतु थोड़ा सा हिंट यहां पर ले लो। ऑक्सीकरण विभव बेटा
कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आपका मेटल होता है, ये होता है सॉलिड। ये क्या करेगा, ये यहां पर बना लेगा +2 आयन और बन जाएगा विलियन। क्या बन जाएगा, विलियन, और साथ में लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसे बोला जाता है ऑक्सीकरण विभव। और अपचयन विभव में होता है उल्टा, कि यहां पर आपका Mn जो कि +2 होता है, यहां पर मेटल है। Mn का मतलब क्या है बेटा, मेटल है, ठीक है। Mn का मतलब यहां मैग्नीज मत मान लेना, Mn का मतलब यहां पर जो है वो आपका मेटल है, ठीक है। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, यहां पर आप AQ लिख दीजिएगा, तो ये बन जाता है M सॉलिड। क्या बन जाता है, M सॉलिड। और ये वाला जो है अपचयन विभव। और हमें इसी से मतलब है, हमें किसी से मतलब है, हमने ये मान लिया है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे तब भी हम उसे अपचयन विभव ही मानेंगे। बस ये अंतर होगा कि प्लस की जगह उसे माइनस में दर्शाना चालू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली यदि हमें किसी परिणाम तक पहुंचना है तो हमें एक मानक तो मानना पड़ेगा। तो मानक माना ना IUPAC ने बोला कि भाई साहब त्यागने की प्रवृत्ति की माप नहीं मानेंगे हम ग्रहण करने की मानेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक में किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मापन होता है और कौन कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक के लिए कहा गया है, डी और एफ ब्लॉक के लिए कहा गया है, आप लोगों के सामने एक टेबल दिख रही होगी कि यहां पर ये वाला जो है दिस कॉलम, अब यहां पर डेल्टा अल्फा H माइनस M लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है डेल्टा IH1 माइनस, फिर है डेल्टा IH2 माइनस, फिर है डेल्टा हाइड्रेशन HMN पॉजिटिव, और फिर E और अपॉन V लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, तो एक एक करके सभी की माप अपन लिख लेते हैं। इनके हिंदी नाम लिखना बड़ा जरूरी है, आप लोगों ने 11वीं में ये सब पढ़ के आए हो। डेल्टा अल्फा H का मतलब होता है कणन एंथैल्पी। क्या होता है, कणन एंथैल्पी। ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। फिर डेल्टा IH1 क्या होता है, डेल्टा IH1 जो होता है बेटा, उसके लिए आप लिखोगे प्रथम आयनन एंथैल्पी। अच्छा एक बात बताओ, ये सब याद है, कणन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, सर ने ये सब पढ़ाया तुम्हें। इसे बोलते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। फटाफट से जरा कमेंट में परिभाषा लिखना जब भी ये देखोगे। ये लिखोगे आप जल वियोजन एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब यहां पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, और ये जो है यही है आपका इलेक्ट्रोड विभव। यही क्या है आपका बेटा, इलेक्ट्रोड विभव। तो सिंपल बात ये कहा जाए कि जब टाइटेनियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, टाइटेनियम जो है नॉर्मली यहां पर माइनस में, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। तो जब ये दो हमें त्यागने की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, हमें ऑक्सीकरण विभव से लेना देना है ही नहीं, हमें किससे लेना देना, अपचयन विभव से। तो अपचयन विभव में यह कहा गया है कि टाइटेनियम जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोड अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उत्पन्न होगा, वो होगा -1.63। फिर है यदि वेनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो यहां पर जो विभव होगा वो होगा -1.18। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक तत्व ऐसा है जो कि है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्या मतलब है बेटा, कि ये इकलौता आवर्त सारणी, सॉरी D3D श्रेणी में एक ऐसा इकलौता तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, सिर्फ प्राप्त करता है, ठीक है। अब आप लोग चैप्टर 2 में एक चीज पढ़ोगे जिसका नाम है SHE। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि हाइड्रोजन सेल द्वारा हम बनाते हैं। तो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, इसे ऐसे इमेजिन करो। चलो मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज्यादा नहीं,
बस थोड़ा सा ही हम इसे समझेंगे कि मान लो ऐसे 2 विलियन है, मान लेते हैं अपन कि ऐसे 2 विलियन है, ठीक है। इधर साइड हमने, अच्छा, एसएचई को मापने के लिए पूरे पैमाने बनाए जाते हैं। कैसे कि यहां पर तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात रूम टेम्परेचर होना चाहिए। फिर जो भी हम यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले उसका 1 मोलर होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर जो हम एसएचई यूज करेंगे अर्थात पैलेडियम धातु, जो वायुमंडलीय दाब है वो होना चाहिए 1 बार, ठीक है। और इधर हम एक धातु लेंगे, हम क्या लेंगे, एक धातु लेंगे। अब आप बोलेंगे सर मोलर क्या, यहां पर आप जल और HCl का मिश्रण ले लेंगे, HCl की मात्रा 1 मोलर होनी चाहिए। अब यहां पर मान लो मैंने ले लिया Zn, मैंने क्या लिया बेटा, यहां पर Zn लिया और यहां पर है SZnSO4। ये इसे जरा मिटा दूं, थोड़ा सा धीरे से समझेंगे, थोड़ा सा धीरे से समझेंगे। यहां पर ये जो विलियन है, ओहो मिटाना नहीं था, मिट क्यों गया भाई, चलो मैं फिर से ही बना देता हूं यार, कोई ऐसी बात नहीं है, मिटाना नहीं था, मिट गया जबरदस्ती, जल्दी में ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हो। ये लो, ये ऐसा था और यहां पर अपन ने विलियन भरे हुए थे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस विलियन पे जो है वो है ZnSO4, ये है एक्वा विलियन है, और ये जो है ये है Zn, ठीक है। अब जब हम यहां पर आप बोलोगे कि HCl है, क्या है, HCl है, और HCl ही मानो, चलो HCl ही मानो, H2O HCl है, और ये 1 मोल है HCl का, कितना है, 1 मोल है। यहां पर पैलेडियम लगा हुआ है। अब अपन ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया। तो पता है क्या होगा कि यहां से जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस ओर आएंगे। और यहां पर जैसे कि जिंक है, जिंक ने क्या किया, जिंक सॉलिड था, मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये क्या करेगा, जिंक सॉलिड जो है वो Zn2+ आयन बना के एक्वा के अंदर मिलते जाएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, थोड़ा सा पदार्थ टूटेगा और विलियन में मिलेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, थोड़ा सा पदार्थ टूटेगा और विलियन में मुक्त होगा। थोड़ी देर में कुछ ऐसी स्थिति होगी कि ये Zn की छड़ जो है वो क्षरित होकर खत्म ही हो जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहां पर HCl है, यहां पर क्या है, HCl है, और मोलर कुछ और भी पदार्थ हमने थोड़ा थोड़ा मिलाया होगा। तो HCl जो है यहां पर H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो Cl तो ऑलरेडी नेगेटिव है, उनने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। ये हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यहां पर छोटे छोटे बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे, और ये बुलबुले जो होंगे वो होंगे H2 गैस के। तो ये देखा गया है कि आवर्त सारणी में जब हम, अब यहां पर हमने एक Zn का उदाहरण वाला, बहुत कॉमन उदाहरण है Zn का। तो यहां पर यदि आप आवर्त सारणी की कुछ धातुएं लेते हैं, जैसे कि आप लेते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, Ni और Zn, ठीक है। मैंने कॉपर का नाम नहीं लिया क्योंकि कॉपर जो है वो उल्टा कर देता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा ही नहीं, वो नॉर्मली HCl के साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकालता। यही वाली बुक आपकी जो NCERT बुक है वहां पर लिखी हुई है कि जो हमारा कॉपर होता है उसकी आयनन एंथैल्पी और जल वियोजन का जो मान है वो बहुत अधिक होता है, और ये तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा सांद्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा सांद्र H2SO4 या फिर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है, तब जाके वो अभिक्रिया करता है। अदरवाइज सिंपल जो हैलोजन अम्ल है जैसे कि HCl हो गया, इनके साथ ये अभिक्रिया नहीं देता। इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0.34 होता है और पॉजिटिव में होता है। इसके अलावा जितने भी तत्व आपको 3D श्रेणी में देखने को मिलेंगे उन सभी के मान, उन सभी का अपचयन विभव जो है वो ऋणात्मक होता है। सभी जो है अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इधर SHE को देते रहते हैं। ये क्या है बेटा, SHE को इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, परंतु कॉपर जो है वो देता नहीं है, वो लेने वाला है, वो ग्रहण करने वाला। कॉपर के लिए मैं कह सकता हूं कि कॉपर 2 का यदि विलयन है, कॉपर 2+ आयन, यहां पर हम ZnSO4 की जगह पे हम CuSO4 ले लें, CuSO4 ले लें, इधर पे दूसरी चीज हम रख दें, तो यहां से क्या होगा पता है,
इधर से इलेक्ट्रॉन जाने चालू हो जाएंगे और कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और कॉपर बनाने लगा। इसीलिए हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल में इस साइड पे कॉपर, जो कॉपर की छड़ होती है उस पर एक्स्ट्रा कॉपर जमा होने लगता है। ठीक है, तो यही चीज जो 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 इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, जो विलियन से एक चीज सॉलिड बन रही है, इसे ही बोला जाता है अपचयन विभव। तो यही जो है सिर्फ कॉपर बस से ये जो इकलौता ऐसी चीजें दिखाता है और बाकी सब नहीं दिखाते। इस पर बाद में आएंगे, इस पर बाद में आएंगे। अब यहां पर एक चीज देखी गई है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, अब मैं थोड़ा भारी बातें कर रहा हूं। आज का जो लेक्चर है एक्चुअली डी और एफ ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। कठिन नहीं पड़ता, तत्वों की बात हो रही है, तत्वों की आवर्तिता। यहाँ पर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे थे। ये सारी चीजें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है बेटा, 11th में थर्मोडायनेमिक्स में। और थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको बताया है कि कर्णन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। कर्णन एंथैल्पी का मतलब होता है यदि कोई धातु है, उस धातु को हमको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है। क्या करना है? कर्णन एंथैल्पी का मतलब ये होता है यदि कोई धातु है, उस धातु को यदि हमें गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो उसके लिए जो ऊष्मा लगेगी, उसके लिए जो ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को ही हम बोलते हैं कर्णन एंथैल्पी। अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी प्रथम का मतलब क्या होता है। तो आयनन एंथैल्पी प्रथम का मतलब ये होता है कि जब आपने कर्णन एंथैल्पी देके किसी धातु को गैसीय अवस्था में ला लिया, या कोई भी धातु जो गैसीय अवस्था में है, कोई भी तत्व जो गैसीय अवस्था में है, उस गैसीय तत्व में, उस गैसीय अवस्था में उस तत्व के इलेक्ट्रॉन के, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहरी कोश के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे बोला जाता है प्रथम आयनन एंथैल्पी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्या होती है सर? तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं ना, उसे बोला जाता है हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी। जल वियोजन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी गैसीय अवस्था में उपस्थित आयन को जल में घोलते हैं और जल में घोलने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बोला जाता है जल वियोजन एंथैल्पी। और इसका मान ऋणात्मक में हमें दिया हुआ है, सारे मान धनात्मक में। इसमें ऊर्जा लगती है, इन सभी में ऊर्जा लग रही है समझ लो, और इसमें जो है ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यही तीन चीजें जो है वो प्रभावित करती है किसे? इलेक्ट्रोड विभव को। एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। यहां पर यही बात लिखी है कि जब भी हमें कर्णन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, मतलब जब भी हम कर्णन एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पर ऊर्जा अवशोषित होती है, और आयनन एंथैल्पी में भी ऊर्जा अवशोषित होती है, परंतु जल वियोजन एंथैल्पी में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और यही तीनों चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनों डी ब्लॉक के यानी कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें अनिश्चितता पैदा करती है। उसमें क्या पैदा करती है? अनिश्चितता। मतलब हम ये बता नहीं सकते। जैसे कि हमें एक बात पता है, जैसे कि अच्छा आवर्त सारणी का मुझे लगता था कोई यूज नहीं है, परंतु यहां पर यूज मिल चुका है मुझे, कि हमने ये देखा है बेटा कि जब हम आवर्त सारणी में इस ओर जाते हैं, तो आप सभी को होता है परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, हमें देख के बता सकते हैं, हमें ट्रेंड मालूम है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या कम होती है, परंतु इलेक्ट्रोड विभव में हम ये नहीं बता सकते, ये चीजें अनिश्चित है। ठीक है, इसीलिए इस आवर्त सारणी को यहां पर रखा गया। मुझे लग रहा था कि मुझे आवर्त सारणी हटा देनी चाहिए, परंतु सिर्फ एक पॉइंट के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में। आयनन एंथैल्पी का मान कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ये सारी चीजें निर्भर करती है। तो अनिश्चित मानों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव के मानों में अनिश्चितता का पहला कारण है कर्णन एंथैल्पी। पहला कारण क्या है बेटा? कर्णन एंथैल्पी। दूसरा कारण जो है वो है आपकी आयनन ऊर्जा। दूसरा कारण जो है वो है आयनन ऊर्जा। और तीसरा कारण जो है वो है जल वियोजन एंथैल्पी। ठीक है, जल योजन या फिर वियोजन भी लिख सकते हो आप, जल योजन एंथैल्पी। बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी आज, मैडम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो तो आज ही हम वो नहीं पढ़ाने वाली थी फिजिक्स, परंतु हमने बोला कि मैम कल भी गैप हो गया, आज भी हो गया, थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा।
तो बायोलॉजी की क्लास तो नहीं है, और यदि उन्हें अच्छा लगा तो हो सकता है मैं तुम्हें तुरंत ही अपडेट दे दूं, परंतु अभी के लिए समझ लो कि बायोलॉजी की क्लास नहीं है। और यदि आप चाहते हो कि रेगुलरली आपको क्लास मिलती रहे बेटा, जैसे कि हमने टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, वहाँ सारी अपडेट डालते रहते हैं, और भी ड्राइव पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल के लिंक है। यदि आप चाहते हो उन सभी प्रीमियम एक्सक्लूसिव चीज़ों का आपको मिले एक्सेस, तो आपको ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वी हैव 2 सब्सक्रिप्शन, पहला है 699 और दूसरा है 1249। ठीक है, ये 2 सब्सक्रिप्शन हमने अभी लॉक कर दिया है। ठीक है, इससे कम नहीं होगा और न ही इससे बढ़ेगा। कुछ दिनों के लिए मैंने लॉक कर दिया कि इतने पर ही चलेगा। यदि आप लोग अभी ले लेते तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। जितनी जल्दी पढ़ोगे, जितने बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। ठीक है, रिवीजन हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, हो सकता है हम 11 चालू कर दें, हो सकता है पीएनएसटी चालू कर दें, हो सकता है नीट चालू कर दें। तो ये सारी चीजें तो हमें पढ़नी जरूरी है। अभी पढ़ लोगे तो बाद में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वही चीजें 2-2 बार 3-3 बार पढ़ोगे, अच्छा तो नहीं ना है। वैसे अच्छा है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए एज अ टीचर। जितने बार पढ़ोगे उतने बार तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक जितनी बार लाइन पढ़ोगे उतनी बार आपको और ज्यादा क्लियर होगा। केमिस्ट्री में तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो जितने बार पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। और केमिस्ट्री क्या, सभी विषयों के साथ ऐसा है, बोर नहीं मारेगा। यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बोर नहीं मारेगा, और समझ नहीं आ रहा तो महा बोर मारेगा। फिर इससे बोरिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इससे क्या, सभी से बोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बड़ा ही प्रमुख नियम है जो तुम्हें याद रखना है कि क्या होता है और कैसे इस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये चीज। देखो, कणन एंथैल्पी हमेशा हमेशा जो है, जब भी हमें किसी तत्व को या किसी धातु को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना होगा तो यहां पर ऊष्मा अवशोषित होगी। क्या होगी? ऊष्मा हमें बाहर से देनी पड़ेगी। इस पे भी ऊष्मा जो है वो अवशोषित होगी। सिर्फ ये एक पॉइंट है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। चलो, उत्सर्जित होती है। और यदि इन तीनों में समन्वय बना चुका है, यदि आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का हम योग करें, इन दोनों का हम योग करें और ये दोनों इसे बैलेंस कर दे, अर्थात संतुलित कर दे। ठीक है, तो संतुलन का मान जितना अधिक ऋणात्मक, जितना अधिक ये संतुलित कर दे, जितना अधिक ये बैलेंस हो, इन दोनों का योग करो आप, इन दोनों एंथैल्पी का आप योग करो, और वो यदि इसे बैलेंस कर रही है तो जितना ज्यादा बैलेंस करेगी, जितना ज्यादा बैलेंस करेगी उतना ही इलेक्ट्रोड विभव का मान, उतना ही इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव होगा। ये एक नियम है। इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो मात्र नहीं, मान ऋणात्मक होगा बेटा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कणन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी का के योग का मान यदि जल वियोजन एंथैल्पी को संतुलित कर पा रहा है, और जितना अधिक संतुलित करेगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो ऋणात्मक होगा। अब यही नियम को ध्यान में रखते हुए, यही नियम को ध्यान में रखते हुए आपकी बुक में 2 मान दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रेक्षित और दूसरा परिकलित। अब प्रेक्षित और परिकलित का मतलब ये पता होना चाहिए। प्रेक्षित का मतलब जो आपने प्रैक्टिकल करके निकाला है, जो आपने प्रयोग करके निकाला है, और परीक्षित का मतलब जो आपने गणितीय कैलकुलेशन करके निकाला है। क्या किया है बेटा? कैलकुलेशन करके निकाला है। ठीक है, ये सारे मान जो है प्रेक्षित और परिकलित करते। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये येलो वाले जो, सॉरी ब्लू वाले जो है वो प्रेक्षित मान है, और जो पिंक वाले हैं वो परिकलित मान है। तो ये देखा गया है कि टाइटेनियम के लिए प्रेक्षित और परिकलित मान जो है वो बिल्कुल बैलेंस लिए हुए। सिमिलरली वैनेडियम के लिए भी, यहां पर क्रोमियम के लिए भी, एमएन के लिए भी और Fe के लिए भी। परंतु जब हम कोबाल्ट पे आए तो यहां पर परिकलित मान कुछ और कह रहा है और प्रेक्षित मान कुछ और है। सिमिलरली निकाइल के साथ भी यदि हम आए तो परिकलित मान कुछ और कह रहा है, प्रेक्षित मान कुछ और कह रहा है। और ये सारी चीजें जो इधर पे आप देख रहे हो ऋणात्मक है। और जैसे ही आप कॉपर पे पहुंचे, कॉपर पे भी आपको अंतर देखने को मिलेगा कि परिकलित मान कुछ और है और प्रेक्षित मान कुछ और है, और Zn के साथ भी है। यहां तक 1 2 3 4
फाइव जो तत्व हैं Fe तक, 1 2 3 4 5, यहां Fe तक जो तत्व हैं वो सारे स्कैंडियम को हटा दिया गया है, ठीक है, स्कैंडियम को हटा दिया गया है। तो Mn Vd क्रोमियम Mn और Fe तक सारे प्रेक्षित और परिकलित मान के बीच में बैलेंस बना हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। परंतु कोबाल्ट से लेके Zn तक यहां पर प्रेक्षित और परिकलित मान के बीच में अंतर है, और इस अंतर का कारण जो है वो जो 3 रीजन मैंने आपको लिखाया है वही है, ठीक है। ये टेबल आपको बना लेनी है बुक में, और वो सारणी भी समझ लेनी है, और सिंपल एंड स्वीट में लेक्चर को रिवाइज करके देखोगे तो ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हें लिख लीजिएगा। लेक्चर को बार बार आपको देखना है। आज आके लेक्चर में यहीं पर समाप्त करूंगा, ये सारी परिभाषाएं आपके लिए लिख दी है, ज्यादा कुछ है नहीं इस पे। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं। चुंबकीय गुण वो वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, अदरवाइज सारे लेक्चर जो है वो थ्योरी से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसका बड़ा रूप हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा, स्पेशली इलेक्ट्रोड विभव को, जिससे हम सेल का निर्माण करेंगे। बस बहुत हुआ आज के लिए, ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी नए वाले वीडियो के साथ में कल, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे।